एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केंट्स ऑब्जर्वेशन और हम एक क्विक रिवीजन करेंगे केंट्स 12th ऑब्जर्वेशंस का। लेट्स इट स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. The first observation was a prolonged aggravation and final decline of the patient. So यहाँ पे केंट ने ये बोला है कि मेडिसिन देने के बाद अगर हमें ये दिखता है कि एग्रेवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके बाद पेशेंट डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, कंडीशन ख़राब हो रही है, तो हम उससे ये चीज़ निकाल सकते हैं, उस ऑब्जर्वेशन से ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि हमने जो मेडिसिन दी है, एंटीसोरिक मेडिसिन जो भी दी है, वो या तो वो बहुत डीप दी है या तो हमने बहुत हाई पोटेंसी दी है और केस जो है वो इनक्यूरेबल है और प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल है. तो ऐसे केस में केंट ने क्या कहा है कि हमें मेडिसिन को एंटीडोट करना चाहिए. तो ये है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. देन सेकंड ऑब्जर्वेशन है, अगर मेडिसिन देने के बाद देर इज़ लॉन्ग एग्रेवेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट, मतलब एग्रेवेशन तो हुआ है बट पेशेंट में थोड़ा बहुत हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बिगनिंग ऑफ सम वेरी मार्क्ड टिश्यू चेंज इन सम ऑर्गन, मतलब थोड़ा बहुत टिश्यू में चेंज हमें देखने को मिल रहा है और प्रोग्नोसिस यहाँ पे फेवरेबल है. तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन का एक्शन कंप्लीट होने देंगे. तो इस केस में नॉट टू डिस्टर्ब टिल द एक्शन ऑफ द डोज हैज़ कंप्लीटेड. देन मूविंग टू द थर्ड ऑब्जर्वेशन, दैट इज एग्रेवेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग with rapid improvement of the patient. In acute disease, first hour after the remedy. In chronic disease, during the first few days. अगर हमें ये देखने को मिलता है कि एग्रेवेशन होता है लेकिन बहुत ही कम समय के लिए होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी देखने को मिलती है, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि रेमेडी हमारी करेक्ट है. इम्प्रूवमेंट विल बी लॉन्ग एंड मार्क्ड. नो टेंडेंसी टू एनी स्ट्रक्चरल चेंज इन द वाइटल ऑर्गन, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है और प्रोग्नोसिस यहाँ पे अच्छी है क्योंकि इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे भी हमें मेडिसिन को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो नॉट टू डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ द मेडिसिन. मूविंग टू द फोर्थ ऑब्जर्वेशन, देयर इज़ नो एग्रेवेशन whatever with recovery of the patient. हमें मेडिसिन देने के बाद ऐसा मिलता है कि एग्रेवेशन थोड़ा हुआ भी बट पेशेंट की रिकवरी हुई है. तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि रेमेडी एंड पोटेंसी आर एग्जैक्टली करेक्ट, जो हमने दी है वो करेक्ट है. देयर इज़ नो ऑर्गेनिक डिजीज़ और नो टेंडेंसी टू ऑर्गेनिक डिजीज़, कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ हमें नहीं मिल रहा है. द डिजीज़ इज़ नॉट ऑफ ग्रेट डेप्थ एंड बिलोंग्स टू द फंक्शन ऑफ नर्व्स. और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोग्नोसिस यहाँ पे एक्यूट कहें वो भी गुड है, लेकिन क्रॉनिक केस में ये थोड़ा डाउटफुल है. तो यहाँ पे भी हमें मेडिसिन को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो मेडिसिन हमने दी है उसे कंटिन्यू करना है. देन मूविंग टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कहता है इफ द एम्बुलेशन कम्स फर्स्ट एंड द एग्रेवेशन कम्स आफ्टरवर्ड्स, मतलब कि हमें पहले एम्बुलेशन देखने को मिल रहा है और उसके बाद हमें एग्रेवेशंस देखने को मिल रहे हैं. पहले पेशेंट को आराम फील होता है लेकिन उसके बाद उसकी तकलीफ़ें बढ़ जा रही हैं. तो हम इस केस में कह सकते हैं either the remedy was only a superficial remedy and could only act as palliative, कि मतलब मेडिसिन एक सुपरफिशियल मेडिसिन थी, उसने सुपरफिशियल लेवल पे काम किया. द पेशेंट वॉज इनक्यूरेबल एंड द रेमेडी वॉज समवॉट सूटेबल. पेशेंट इनक्यूरेबल था पर मेडिसिन सूटेबल थी. यहाँ पे प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल ही आएगा. तो रीटेक द केस एंड मोर सिमिलर मेडिसिन इज़ टू बी प्रिस्क्राइब. अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में कह रहा है कि पहले तो हमने अभी तक फोर्थ ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, जैसे मेडिसिन जो चल रही थी वही चलाई, लेकिन कुछ भी हमने केस में डिस्टर्ब नहीं किया. लेकिन फिफ्थ से जो कैंट है उन्होंने कहा कि अभी आपको फिर से केस लेने की ज़रूरत है, फिर से केस लीजिए और एक सिमिलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए. मूविंग टू द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन. सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन में ऐसा पाया गया कि देयर वॉज टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, मतलब हम जो सिम्टम्स थे तो बहुत कम आराम हुआ, मतलब टू शॉर्ट लिखा है, मतलब बहुत ही कम आराम हुआ. तो ऐसे केस में जो हम क्या तर्क निकाल सकते हैं, दैट इज़ हैज़ द पेशेंट डन समथिंग टू स्पॉइल द एक्शन ऑफ दिस मेडिसिन. इफ़ नॉट, द फिजिशियन में सस्पेक्ट द फॉलोइंग. अगर एक्यूट केस है
presence of high grade inflammatory condition of organs which are threatened by the process going on. कोई inflammatory conditions है organ में और ऐसा कोई process चल रहा है. और क्रॉनिक केस में हम कह सकते हैं इट मीन्स दैट देर इज स्ट्रक्चरल चेंजेस, कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है, ऑर्गन्स आर डिस्ट्रॉयड और बीइंग डिस्ट्रॉयड और इन अ वेरी प्रीकेरियस कंडीशन, मतलब कि जो ऑर्गन्स हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुके हैं. तो यहाँ पे भी 6th ऑब्जर्वेशन में भी प्रोग्नोसिस जो है हमारी बैड है. तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अगर एक्यूट केस है तो मेडिसिन हैज़ टू बी रिपीटेड मच ऑफन और मोर सिमिलर मेडिसिन इज़ टू बी सिलेक्टेड. मेडिसिन को या तो ज़्यादा टाइम रिपीट कर सकते हैं, ज़्यादा डोज जो है उसे रिपीट कर सकते हैं, या तो हम और सिमिलर मेडिसिन सर्च कर सकते हैं. अगर क्रॉनिक केस है, इफ़ क्रॉनिक केसेस if there is no interference of the medicine, a more similar medicine is to be prescribed. अगर कोई भी मेडिसिन के साथ कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, पेशेंट ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मेडिसिन पे इफेक्ट, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो हमें और कोई सिमिलर मेडिसिन देनी होगी ताकि पेशेंट को आराम मिले. देन 7th ऑब्जर्वेशन, अ फुल टाइम एम्बुलेशन of the symptoms yet no special relief to of the patient. मतलब आराम तो हुआ है लेकिन कोई स्पेशल रिलीफ नहीं है, कोई भी स्पेशल, मतलब वो बिल्कुल नहीं बोला कि बहुत आराम है. हाँ, उसको फुल टाइम एम्बुलेशन ऑफ द सिम्टम्स उसके कम हो गए हैं लेकिन उसको आराम नहीं है, उसको कोई स्पेशल रिलीफ पेशेंट को नहीं है. सिम्टम्स तो नहीं हैं, जो पहले उसको सिम्टम्स उसने बताए थे वो नहीं है, लेकिन उसको रिलीफ नहीं है. तो ऐसा हो सकता है, हम कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ लैटेंट कंडीशन और लेटेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंडीशन विच प्रिवेंट इम्प्रूवमेंट बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज. मतलब कि कुछ ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी कंडीशन है, अंडरलाइन कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से एक स्टेज या एक के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है. जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई पेशेंट है उसकी एक ही किडनी है या उसको फाइब्रोसिस हुआ है लंग का, अब एक सर्टेन लिमिट के बाद वो इम्प्रूव नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमारी मेडिसिन काम नहीं कर रही है. द रेमेडीज एक्ट फेवरेबली बट द पेशेंट इज़ नॉट क्योर्ड एंड नेवर बी क्योर्ड. द पेशेंट इज़ पैलिएटेड इन दिस इंस्टेंट. तो यहाँ पे भी यही है कि रेमेडीज़ जो हैं वो फेवरेबल हैं बट पेशेंट इज़ नॉट क्योर्ड एंड नेवर बी क्योर्ड. बट पेशेंट कभी क्योर ही नहीं हो पाया, बस पैलिएशन हुआ है. तो यहाँ पे भी प्रोग्नोसिस बैड ही है. द पेशेंट कैन नेवर बी क्योर्ड कम्प्लीटली एंड इज़ क्यूरेबल ओनली टू अ सर्टन लिमिट. तो 7th में बोला है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, 7th एक सर्टन लिमिट तक ही पेशेंट को ठीक किया जा सकता है. ऑब्जर्वेशन नंबर 8, सम पेशेंट प्रूव एवरी रेमेडी दे गेट. उन्हें जो भी हम मेडिसिन देते हैं, अगर ऐसा भी देखा जाता है कि अगर हम कोई पेशेंट को कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं वो उसको प्रूविंग हो जा रही है, तो कह सकते हैं पेशेंट इज सेट टू हैव एन इडियोसिंक्रेसी टू एवरीथिंग. मतलब वो सेंसिटिव है हर चीज़ को लेके, हर मेडिसिन से. दीज ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स आर ऑफन इनक्यूरेबल. और ऐसे पेशेंट इनक्यूरेबल होते हैं. तो यहाँ पे भी 8th जो है वो भी प्रोग्नोसिस बैड है. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट टू डू, गिव 30th एंड 200th टू क्योर देयर एक्यूट डिजीज एंड गिव 30th 200th एंड 500 potencies टू रिलीव देयर chronic disease. ऐसा कैंट ने कहा है. मूविंग टू द 9th ऑब्जर्वेशन, दैट इज द एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन प्रूवर. 8 में हमने बात की थी इडियोसिंक्रेसी की, ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स की, और 9th में हम बात करें हेल्दी प्रूवर्स की. हेल्दी प्रूवर्स आर ऑलवेज बेनिफिटेड बाय प्रूविंग इफ़ दे आर प्रॉपरली कंडक्टेड. तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व केयरफुली द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स. हमें कॉन्स्टिट्यूशन देखना है ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट टू बिकम अ प्रूवर. ठीक है, राइट दीज डाउन एंड सब्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द प्रूविंग. हमें कुछ हमें उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें नोट करना है, और जो मेडिसिन के बाद जो उसके सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं उनको सब्सट्रैक्ट करना है. दीज सिम्टम्स विल नॉट वेरी कॉमनली अपीयर ड्यूरिंग द प्रूविंग. इफ़ दे डू, नोट द चेंज इन दैम. अगर कोई नया सिम्टम हमें मिल रहा है तो वो हमें पहले वो प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन मेडिसिन देने के बाद वो प्रेजेंट मिले हमें, तो वो हमें नोट करना है. ये ऐसा कहा गया है 9th ऑब्जर्वेशन में बाय कैंट.
10th की बात करें, न्यू सिम्टम्स अपेयरिंग आफ्टर द रेमेडी। अगर मेडिसिन देने के बाद न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं। तो पहली चीज़, मेडिसिन हमने रॉन्ग दी। अगर न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब मेडिसिन देने के बाद अगर न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपने मेडिसिन रॉन्ग दी है। द ग्रेटर द array of new symptoms coming out of the administration of a remedy, the more doubt there is thrown upon the prescription। जितने नए symptoms आएंगे उतना आपकी prescription बेकार कही जाएगी या उस पर डाउट किया जाएगा। आफ्टर दीज न्यू सिम्टम्स हैव पास्ड अवे, इफ द पेशेंट विल सेटल डाउन टू द ओरिजिनल स्टेट विद नो इम्प्रूवमेंट takes place, it indicates that the medicine did not sustain a true homeopathic relation। लेकिन उसके बाद अगर सिम्टम्स चले भी जाते हैं, if these new symptoms have passed away, the patient वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा और कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए इट इंडिकेट्स दैट मेडिसिन डिड नॉट सस्टेन अ ट्रू होम्योपैथिक रिलेशन, मतलब मेडिसिन का जो मेडिसिन एक्ट नहीं की, जैसा एक्ट करना चाहिए था उसको उस तरह से उसने एक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे भी प्रोग्नोसिस बैड ही है। तो इफ़ द सिम्टम्स आर ऑफ सीरियस नेचर, वेट टिल द न्यू सिम्टम्स पास ऑफ। अगर सिम्टम्स सीरियस हैं तो जो न्यू सिम्टम्स आए हैं उन्हें हमें जाने तक का वेट करना चाहिए। देन सेलेक्ट एन अदर मोर सिमिलर मेडिसिन, हमें मोर सिमिलर मेडिसिन ढूंढनी चाहिए एंड फ्रेश केस लेना चाहिए। इफ़ द सिम्टम्स आर ऑफ सीरियस नेचर, एंटीडोट द मेडिसिन। और अगर सिम्टम्स ज़्यादा सीरियस है तो हमें मेडिसिन को एंटीडोट करना है और मोर सिमिलर मेडिसिन सर्च करनी है आफ्टर टेकिंग फ्रेश केस। 11th ऑब्जर्वेशन में क्या है, व्हेन ओल्ड सिम्टम्स आर ऑब्जर्व टू रीअपियर। अगर हमें वापस से ओल्ड सिम्टम्स दिख रहे हैं रीअपियर होते हुए, इसका मतलब है कि मेडिसिन करेक्ट है और डिजीज़ क्यूरेबल है। सिम्टम्स आर डिसअपियरिंग इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर कमिंग, दैट ये एक तरह से हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है, ठीक है। द पेशेंट इज़ ऑन द रोड टू रिकवरी। इस तरह का अगर हमें देखने को मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्नोसिस अच्छी है। और हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन को एज इट इज़ लेफ्ट अलोन कर सकते हैं। द मेडिसिन मस्ट बी लेफ्ट अलोन। और अगर इफ़ द ओल्ड सिम्टम्स कम बैक टू स्टे, अगर वापस से ओल्ड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और वो स्टे कर जा रहे हैं तो देयर इज़ अ नीड, देन अ रेपिटेशन ऑफ द डोज इज़ ऑफन नेसेसरी। ऐसा ऑब्जर्वेशन 11th में कहा गया है। 12th ऑब्जर्वेशन है, सिम्टम्स टेक द रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब सिम्टम्स जो है मेडिसिन देने के बाद सिम्टम्स कोई और ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब कि मेडिसिन हमारी गलत है और प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली पुअर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम सर्कमफेरेंस टू सेंटर। तो जैसे कि हमने किसी स्किन की डिजीज़ या रूमेटिज़म की ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दिया और वो जो भी तो उससे क्या हो रहा है कि वो डिस्ट्रेस जाके सेटल हो जा रहा है हर्ट या स्पाइन में। तो ये क्या हो रहा है, सिम्टम्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं सर्कमफेरेंस से सेंटर की तरफ। तो हम यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी मेडिसिन गलत है और जो सिम्टम्स हैं उन्होंने रॉन्ग डायरेक्शन ले लिया है, और जो क्योंकि हमने मेडिसिन जो हमने सेलेक्ट की है वो हमने एक्सटर्नल सिम्टम्स को देखते हुए की थी और हमने होल पिक्चर ऑफ पेशेंट को इग्नोर किया, इस वजह से हमने मेडिसिन गलत सेलेक्ट की। तो अभी हमें क्या करना है, मेडिसिन मस्ट बी एंटीडोटेड। तो जो मेडिसिन दी थी हमने, अब उस मेडिसिन को हमें एंटीडोट करना है, नहीं तो there will be structural change will take place in that new site। नई लोकेशन पे structural change देखने को मिलेगा। अब मोस्ट सिमिलर मेडिसिन इज़ टू बी सेलेक्टेड एंड एडमिनिस्टर्ड। तो यहाँ पे हमें अब क्योंकि मेडिसिन गलत थी तो अब हमें ऑब्वियसली सिमिलर मेडिसिन उसको देनी पड़ेगी ताकि प्रोग्नोसिस सही हो सके, जो कि गलत हो चुका है और सिम्टम्स क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन में जा चुके हैं। तो अब हमें उसे या तो एंटीडोट करना है और या तो हमें एंटीडोट तो करना है और प्लस हमें सिमिलर मेडिसिन देनी है पेशेंट को। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।